नमस्कार, स्वागत है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। गुजरात के मोरबी में हादसे को लेकर के अब तक 134 से ज्यादा लोगों की मौत होने की जानकारी मिल रही है। वहीं मोरबी हादसे पर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। राजकोट रेंज के आईजी अशोक कुमार पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। સાથે સાથે આ પોલીસ દ્વારા જે 9 આરોપી અટક કરવામાં આવેલા છે એ આરોપીઓને आप बाहर जाइए, बाहर जाइए आप। मैं आपको पहले गुजराती बोला, सुन लें आप, बाकी गुजराती के बैठे हुए इधर। आप बाद में बात करेंगे, बाहर निकल तो आप राजकोट रेंज के आईजी अशोक कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। पत्रकारों को डांटकर बाहर करते हुए आईजी और फिलहाल सवालों के जवाब मांगने की कोशिश भी पत्रकार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। बीते 1 साल से राजस्थान ओलंपिक संघ में चल रहे विवादों का अंत हुआ नहीं है। राज्य में 2 ओलंपिक संघ बने हुए हैं। एक गुट अनिल व्यास का है तो दूसरा गुट अरुण सारस्वत का है। दोनों ही खुद को असली और वास्तविक होने का दम भर रहे हैं। दोनों ही गुटों के अपने अपने दावे हैं और प्रदेश के खिलाड़ियों के बीच फिलहाल 2 ओलंपिक संघों के अस्तित्व में होने से असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं। सारी हुई कुछ हमारी जो आंतरिक यहाँ की दिक्कतें भारतीय ओलंपिक संघ से हो चाहे राजस्थान ओलंपिक संघ के इंटरनल मामले हैं, उन पर हमारा गहनता से विचार हुआ। चूँकि राजस्थान ओलंपिक पिछले 40 सालों से बहुत स्मूथली चल रही थी। हमारे तत्कालीन प्रेसिडेंट जनार्दन सिंह जी गहलोत की डेथ के बाद कुछ ऐसे पदलोलुप 8-10-12 लोगों ने इसको खंडित करने की कोशिश की। राजस्थान ओलंपिक संघ के मामले में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जिनको मान्यता दे रखी है वो आप राजस्थान ओलंपिक संघ की वेबसाइट पे भी देख लेंगे तो आपको पदाधिकारियों की सूची वहाँ मिल जाएगी। अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में ओलंपिक संघ कौन है। ऐसे 5-7 आदमी मिलके कहीं भी बैठक कर लें, उससे आप उसको राजस्थान ओलंपिक संघ नहीं कह सकते किसी भी स्थिति में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानगढ़ धाम के दौरे से पहले प्रदेश का सियासी पारा हाई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को चुनावी स्टंट करार दिया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी आदिवासी वोटों के लिए मानगढ़ आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात में अभी चुनाव होने हैं। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी अगले साल चुनाव है। अगर प्रधानमंत्री मोदी मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। जगह को जो हमारे सबके लिए श्रद्धा का स्थान है, उसको आज वो घोषणा करने के लिए क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे यही हम कहना चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और देश में चल रही सत्ता के लोगों का केंद्र बिंदु केवल और केवल वोट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर देश के प्रधानमंत्री आकर के अगर राजस्थान में कोई घोषणा करते हैं, कुछ दे करके जाते हैं, तो हम सब लोग स्वागत करेंगे उनका। हर चीज चुनाव में है। वो सांस भी लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं कि सांस लेने का चुनाव में क्या असर पड़ेगा, वोटों पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करते। निर्णय चाहे कितने ही अच्छे हों, कितने सख्त हों, जो करने चाहिए वो निर्णय नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ चुनाव की दृष्टि से निर्णय करते हैं। जब वोट मांगने आए थे उसके बाद पहली बार आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी आपने राजस्थान से बड़े बड़े वादे किए थे। पिछली मीटिंग में आपने कहा था ERCP के मुद्दे पर आपका वीडियो चल रहा है, तो 13 जिलों को तो पानी दे दो, आटे दाल चावल से आप टैक्स हटा लो। यदि आप टैक्स नहीं हटाते हो तो देश ये मानेगा कि ये भारत की जो बीजेपी की सरकार है, आपके नेतृत्व में काम कर रही है प्रधानमंत्री जी, वो अंग्रेजों के रास्ते पर चल रही है। तो वहीं राजस्थान में बजरी की कमी से रुके विकास के पहिए फिर से चल पड़ेंगे और सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी। खनन विभाग की ओर से 16 नई खनन लीज बजरी को लेकर जारी करने का फैसला किया गया है। दावा है कि इससे बाजार में मौजूदा हाल में उपलब्ध बजरी के मुकाबले दोगुनी बजरी मिल पाएगी और डिमांड के मुकाबले 90% बजरी की आपूर्ति हो सकेगी। अवैध खनन पर रोक लगाने से बजरी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर संकट खड़ा हो गया था। गत भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण जो हमारी रेती की जो समस्या बनी और उसके लिए भी
कैबिनेट में प्रस्ताव लिया और प्रभावी रूप से पैरवी की राजस्थान की ओर से, उसी का परिणाम रहा कि वो रेती की समस्या का समाधान हुआ और वैध बजरी का रास्ता प्रशस्त हुआ। हम एमनेस्टी स्कीम लाने जा रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि बजरी अभी अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वैध रूप से ले तो उसको उपलब्ध है। 6 महीने पहले या साल भर पहले वैध बजरी उपलब्धि नहीं थी क्योंकि बैन था। तो सरकार की ये उपलब्धि है कि हमने वैध बजरी चालू की और निश्चित रूप से जो हम नए ऑक्शन करेंगे हम वो सब गलतियों को सुधारेंगे जो हमसे पिछली बार हुई। उधर कोटा में ट्रेन की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। मृतक का नाम अंकुश था और किशोर पाटन का रहने वाला था। मृतक 10वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। शनिवार को रात में खाना खाकर के घूमने निकला था। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चे में रखवाया है। जिसके जाके देखा तो उसके सिर ट्रेन से कुचला हुआ था, इस वजह से पहचान नहीं हो पाई थी, इसलिए अज्ञात में मर्ग दर्ज कर इसको केशोराय पाटन से कोटा मोर्चरी में शिफ्ट करा था। आज इसके परिजनों द्वारा शिनाख्त की गई तो मृतक का नाम अंकुश पुत्र घनश्याम, जाति गुर्जर, निवासी शंकर कॉलोनी, केशोराय पाटन का निवासी था। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों का सैलाब उमड़ पड़ा। ओपीडी में पैर रखने तक की जगह नहीं बची और कई मरीजों को घंटों तक इंतजार के बाद भी समय पर इलाज नहीं मिल पाया। वहीं कहीं मरीज बिना इलाज के अपने घर लौट गए। करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नई बिल्डिंग का लोकार्पण तो हो गया, लेकिन फिलहाल अस्पताल प्रशासन को हैंडओवर नहीं किया गया है। पुरानी ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में आज मरीजों और उनके परिजनों की लंबी कतारें लगी हुई है। ओपीडी में यूं कहा जा सकता है कि पूरी खचाखच ओपीडी भरी हुई है और कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा है, तो कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौटने की स्थिति बन रही है। कुछ मरीजों से बातचीत करते हैं और का प्रयास करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या भीड़ ज्यादा है? भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत भीड़ ज्यादा है। क्या कारण मानते हैं? कांग्रेस का राज और क्या कारण? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं पीछे चले जाओ, पीछे कैसे चले जाए यार? कितनी देर से खड़े हैं? अरे 1.5 घंटा हो गया यार। तो आप देख सकते हैं यहाँ लंबी मरीजों और उनके परिजनों की कतारें लगी हुई हैं और कई लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जो डॉक्टर कक्ष है वहाँ भी लंबी कतारें लगी है, एक तरफ महिलाओं की जबकि एक तरफ पुरुषों की कतारें लगी हुई है और भारी भीड़ के चलते कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा, तो कई मरीज जो है बिना इलाज के ही घर लौटने की स्थिति बन रही। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, बताइए आप बताइए लंबी कतारें क्या लगता है समय पे इलाज मिल जाएगा? हाँ होना तो चाहिए। कितनी देर से खड़े आप? 1 घंटा करीब हो गया। आप बताएं। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया और 1.5 घंटे हो जाते हैं। 1.5 घंटा हो गया मैं यहाँ पर, अभी तक तो लाइन ही चल रही है। क्या लग रहा है भीड़ के किस कारण से हो रही थी? अभी इतने दिन से मरीज की हिसाब से छुट्टी की वजह से। आप बताएं। भैया 1.5 घंटा हो गया, चक्कर आ रहे हैं, 2 महीने से बीमार है, डेंगू हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, पीले हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ लंबी मरीजों और उनके परिजनों की कतारें हैं और भारी भीड़ लगी हुई है। लगता है कि शाम तक भी कई मरीजों और उनके परिजनों का समय पर ना तो इलाज मिल पाएगा और कई मरीजों को बिना इलाज के ही घर लौटने की स्थिति बन रही है। हालांकि नई ओपीडी का लोकार्पण हो चुका है, लेकिन अभी भी समय पर उस लोकार्पण होने के बाद भी उस ओपीडी को अस्पताल प्रशासन को हैंडओवर नहीं किया गया। इसके कारण अभी यहाँ देख सकते हैं आप एंड तक यहाँ तक भीड़ लगी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि मरीजों और उनके परिजनों की समस्याओं का फिलहाल स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है और कई मरीजों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। लंबी कतारों में खड़े होकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और फिलहाल जो है पर्ची काउंटर ही नहीं बल्कि डॉक्टर कक्ष और दवा काउंटर पर भी एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान की। तो वहीं उदयपुर से अहमदाबाद के लिए नई ब्रॉडगेज ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। प्लेटफॉर्म के कोने से दूर रहें। उदयपुर से सीधी तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर क्षणों के लिए गाड़ी अभी रुक रही है। ट्रेन का शुभारंभ किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी है, सीपी जोशी जो सांसद हैं उनकी मौजूदगी है, कई अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में ये नई ब्रॉडगेज ट्रेन का शुभारंभ किया जा रहा है। अहमदाबाद के लिए नई ब्रॉडगेज ट्रेन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी
कुछ ही क्षणों के बाद हमसे दोबारा जुड़ेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग कृपया प्रधानमंत्री यहीं पर रहें। नरेंद्र मोदी वर्चुअली यहाँ पर लोगों से जुड़े हैं कुछ ही क्षणों जुड़ने वाले हैं। और ये तस्वीरें लोगों में उत्साह है। अहमदाबाद के लिए नई ब्रॉडगेज ट्रेन जिसका शुभारंभ किया गया है। कृपया आप सभी लोग अपनी उपस्थिति यहीं पे बनाए रखें। एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबसे जुड़ेंगे। तो उदयपुर से अहमदाबाद के लिए ये नई ब्रॉडगेज ट्रेन है। इसके समय में भी बदलाव हुआ है, जिसे शाम के आपको बता दें कि पहले ये कार्यक्रम चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयत्न लेट आयोजित किया जाना था, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया मोरबी की घटना की वजह से। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया यहाँ पर मौजूद हैं, सांसद अर्जुन लाल मीणा यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ सिटी रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके इसका शुभारंभ किया गया है। लोगों की सीधी कनेक्टिविटी होगी इस ट्रेन से, लंबे समय से इसकी मांग थी और आखिरकार लोगों की उम्मीदें पूरी हुई हैं और खुशी है स्थानीय लोगों के चेहरे पर भी। तो उदयपुर से अहमदाबाद के लिए नई ब्रॉडगेज ट्रेन है माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे वापस जिससे यहाँ से जो लोग अहमदाबाद की यात्रा कर पाएंगे सीधे उनका समय भी बचेगा और उदयपुर से एक सीधी कनेक्टिविटी भी रेल मार्ग के जरिए होगी। लंबे समय से इसकी मांग थी, आखिरकार वो पूरी हुई है। जी हमसे दोबारा जुड़ रहे हैं एक बार फिर। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया मौके पर मौजूद हैं, सांसद अर्जुन लाल मीणा, सीपी जोशी अपनी उपस्थिति यहीं पर बनाए और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके इसका शुभारंभ किया गया। दो अलग अलग तस्वीरें, उदयपुर से तस्वीर है और जो दूसरी तस्वीर है अहमदाबाद से सीधी तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। कृपया सभी लोग तो ब्रॉडगेज की नई ट्रेन का शुभारंभ हुआ है अहमदाबाद और उदयपुर के बीच में। माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे दोबारा जुड़ने वाले हैं। ट्रेन यातायात और ज्यादा सुगम हो पाएगा। और उससे पहले आप अहमदाबाद के सिटी जंक्शन की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर ट्रेन को देखिए किस तरीके से पूरा सजाया गया है। काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में यहाँ से हरी झंडी दिखा करके इस ट्रेन को रवाना किया गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया सिटी जंक्शन पर मौजूद हैं और साथ ही उनके सांसद हैं अर्जुन लाल मीणा, सांसद सीपी जोशी, अन्य जनप्रतिनिधि गणमान्य लोगों की मौजूदगी में। और ये दूसरी तस्वीर देखिए अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही जगहों से इसे हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया। ये उदयपुर से लाइव तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं, अहमदाबाद से भी सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और फिर से रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश ने राजसमंद में नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। रविवार देर शाम को नाथद्वारा पहुंची ममता भूपेश ने श्रीनाथ जी की श्रृंगार झांकी के दर्शन किए। इसके बाद कृष्ण भंडार में मंदिर परंपरा के मुताबिक अधिकारी की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने श्रीनाथ जी की यहाँ पर कामना की कि देश प्रदेश में खुशहाली आए। साथ ही इस मौके पर गहलोत सरकार की उपलब्धियां बताते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। उड़ान योजना को उन्होंने स्वास्थ्य और निरोगी राजस्थान के क्रम में मील का पत्थर बताया। उम्मीद के साथ में आज हम लोग राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं, जनता को समर्पित होकर, किसानों को समर्पित होकर, गरीबों को समर्पित होकर। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हम लोग जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य करें। हमारे विभाग द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं जो महिलाओं और बच्चों के हित में। तो मैं समझती हूँ राजस्थान सरकार आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सतत रूप से लगातार राजस्थान की जनता को, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे महिला सुदृढ़ीकरण का क्षेत्र हो, चाहे किसानों के बारे में, और इस बार जो उन्होंने घोषणा की है कि युवाओं को अपना बजट समर्पित करेंगे, तो मैं समझती हूँ प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत सुनहरी मौका आने वाला है। और आने वाले समय में राजस्थान के युवा न सिर्फ इस भारत में, मैं समझती हूँ संपूर्ण विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर राजस्थान के युवा अपना लोहा मनाएंगे। जिस तरह से अभी इन्वेस्ट राजस्थान का प्रोग्राम किया गया, बहुत से उद्यमियों ने आके राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट किया, ये हमारे यहाँ के लिए एक तरह से रोजगार भी बढ़ेगा, राजस्थान की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और राजस्थान के एक जो कहते हैं कि व्यापार आगे बढ़ने से, उद्योग लगने से हर तरह की प्रॉस्पेरिटी आएगी। इसलिए
वहीं खटीक समाज की ओर से राजसमंद और जन चेतना सेवा संस्थान की ओर से सामूहिक विवाह 4 नवंबर को आमेर के मेला ग्राउंड में होगा। इसे लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं और हजारों लोगों के बैठने के लिए पांडाल भी बनाया जा रहा है। जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष रमेश चंदेल ने जानकारी दी कि समाज में व्याप्त बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए समाज की ओर से सामूहिक विवाह का निर्णय किया गया। सामूहिक विवाह के साथ ही प्रतिभावान सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। जोधपुर के लूनी क्षेत्र के भाचरना गांव में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। ग्रामीण जिला कलेक्टर को बुलाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय समाज सेवी मास्टर चंपालाल गर्ग ने बताया कि भाचरना ग्राम पंचायत पर पिछले कई समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है। इसे लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे लेकर ग्रामीणों की ओर से भाचरना ग्राम पंचायत में पानी की टंकी के पास धरना दिया गया है। बूंदी जिले में नैनवा कस्बे में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों के डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकलवाया। दोनों मृतकों की पहचान सोनू और आशीष के तौर पर की गई। दौसा में नकली बीज की खबरें पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया जिसमें नकली कीटनाशक के इस्तेमाल से किसानों की सरसों की फसल नष्ट हो गई। दरअसल फराजपुरा गांव में हंसराज गुर्जर ने 3 बीघा जमीन पर सरसों की बुआई की थी और आरोप है कि सरसों हरी भरी हो और अच्छी पैदावार हो, इसके लिए सिकंदरा से खाद बीज की दुकान से 25 किलो का पाउडर पैकेट लेकर के हंसराज आया। सरसों के खेत में छिड़काव किया, लेकिन सरसों हरी भरी होने के बजाय पाउडर देने के बाद नष्ट होने लगी। इसके बाद किसान हंसराज ने मामले की जानकारी कृषि विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन किसी ने उसकी कोई सुध नहीं की। दौसा जिले में महुआ पंचायत समिति की साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश कुडला शामिल हुए। पंचायत समिति सदस्यों ने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया और अधिकारियों से सवाल जवाब किए। इस दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत को 5-5 लाख रुपए विकास कार्य के लिए देने पर सहमति बनी। 4 करोड़ का बजट जारी किया गया। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। बैठक में सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और विधायक ओम प्रकाश कुडला आपस में एक दूसरे को शालीनता से संबोधित करते हुए नजर आए। दौसा के महुआ थाना इलाके के चूरखेड़ा गांव में ट्रैक्टर में डीजे बजाने की बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में 2 महिलाओं समेत कुल 4 लोग घायल हुए। घायलों को लहूलुहान हालत में महुआ के उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।